गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था वांट ऑफ गुणांक और वियोजन की मात्रा के मध्य संबंध। आज हम पढ़ेंगे वांट ऑफ गुणांक एवं संगुणन की मात्रा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वो था वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, संगुणन की मात्रा में संबंध या रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, संगुणन की मात्रा या डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि कुल मात्रा का वह अंश जो संगुणित हो। जैसे 100 ग्राम है, 100 ग्राम पदार्थ है तो उसमें से 20 ग्राम आपस में कनेक्ट हो गए और 80 ग्राम कनेक्ट नहीं हुए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या किसी भी अन्य आकर्षण से 20 ग्राम मात्रा का तो कनेक्शन हो गया, संगुणित हो गए, एसोसिएशन हो गया, और 80 ग्राम का नहीं हुआ। तो जो 20% है वो संगुणन की मात्रा होगी। कुल मात्रा का वह अंश जिसका संगुणन होता है उसे संगुणन की मात्रा या डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके मध्य हमें संबंध पढ़ना है। इसके मध्य हमें संबंध पढ़ना है स्टूडेंट। जैसे हमारे पास संगुणन से पहले ए है और संगुणन के पश्चात ये हो जाएगा एन। संगुणन से पहले 1 था और संगुणन हुआ ही नहीं तो 0, लेकिन संगुणन के पश्चात या बाद में पश्चात एल्फा संगुणित हो गया, 1 माइनस एल्फा। 100 ग्राम था उसमें से एल्फा का संगुणन हो गया तो कितना बचा बाकी, 1 माइनस एल्फा और एल्फा बटे एन, एल्फा बटे एन ये हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो एन एल्फा को एन से गुणा किया था, यहाँ एन का भाग देंगे एल्फा बटे एन। ठीक है, अब वही विलय कणों का प्रेक्षित मान, पहले सैद्धांतिक मान यानी कि संगुणन से पहले का 1 प्लस 0 यानी कि 1, और विलय कणों का प्रेक्षित मान यानी कि संगुणन के बाद 1 माइनस एल्फा प्लस में एल्फा बटे एन। ठीक है स्टूडेंट, अब वही वांट ऑफ गुणांक आई होता है प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। अणुसंख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान कितना है, 1 माइनस एल्फा प्लस में एल्फा बटे एन, और सैद्धांतिक मान 1 की को लिखो या मत लिखो। ठीक है स्टूडेंट, लिखो या मत लिखो। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर ही आ जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस में एल्फा बटे एन। इस 1 को यहाँ लेके आओ तो आई माइनस 1 बराबर माइनस एल्फा प्लस में एल्फा बटे एन या एल्फा बटे एन माइनस एल्फा। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। एन कॉमन आ गया, एन का भाग दिया इसमें, एल्फा 1 का भाग दिया एन में तो एन, तो एन ऊपर गुणा कर दिया एन अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर यह आ रहा है आई माइनस 1 बराबर एल्फा माइनस एन अल्फा बटे में एन। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे यहां तो ये आएगा आई माइनस 1, इस एन को यहां गुणा कर दो, तो एन को यहां गुणा कर दिया और बचा के वहां पर एल्फा माइनस में एन अल्फा। इस सवाली समीकरण में एन को यहां ले आए, क्रॉस कैलकुलेशन किया तो n गुणा में आई माइनस 1 बराबर एल्फा माइनस एन अल्फा। यहाँ कॉमन ले लेंगे, n गुणा में आई माइनस 1, यहाँ एल्फा कॉमन है तो 1 माइनस एन, और हमें एल्फा निकालना है तो ये बटे में आ जाएगा, ये टर्म बटे में आ जाएगी इसके, तो ये हो जाएगा n गुणा में आई माइनस 1 बटे में 1 माइनस एन। ये संगुणन की मात्रा एल्फा और वांट ऑफ गुणांक के बीच में संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, वही सबसे पहले वांट ऑफ गुणांक आई प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान बता दिया 1 माइनस एल्फा प्लस में एल्फा बटे एन। सैद्धांतिक मान 1 है, 1 को लिखो या मत लिखो। ठीक है स्टूडेंट,
सॉल्व किया आपने, एक को यहाँ ले आए, पक्षांतरण करने माइनस हो गया, माइनस एल्फा प्लस में अल्फा बटे एन, या माइनस एल्फा को यहाँ लिया और अल्फा बटे एन को पहले ले लो, लघुत्तम ले लिया, एन आ गया, एन का एन में भाग दिया, ऊपर गुणा किया अल्फा, एक को एन में भाग दिया, एन आ गया, ऊपर एन से गुणा कर दिया, एन अल्फा, यहाँ कॉमन ले लिया हमने अल्फा, क्योंकि ये एन यहाँ आ जाएगा, तो एन आ गया, आई माइनस वन से गुणा हो गया, और बचा क्या, अल्फा माइनस एन माइनस अल्फा, अल्फा माइनस एन अल्फा, कॉमन ले लिया अल्फा, वन माइनस एन आ गया, अल्फा निकालना है, इस टर्म को नीचे ले आओ इसके। ठीक है स्टूडेंट, ये संगुणन की मात्रा और क्वांटम गुणांक के बीच में संबंध है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, कुछ न्यूमेरिकल। एक चीज और है स्टूडेंट, पहले न्यूमेरिकल बता देते हैं इससे संबंधित। क्वेश्चन है NaCl का माइनस 0.37% विलयन माइनस 0.23 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, तो वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। वियोजन की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, और इसके लिए हमें जल के लिए Kf का मान दे रखा है क्वेश्चन में 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक है केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसका मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमें वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है स्टूडेंट। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको। 0.37% का मतलब होता है 0.37 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलयन में है, उपस्थित है, यानी विलयन 100 ग्राम विलयन में NaCl कितना है 0.37 ग्राम। अब हम जानते हैं विलयन का भार क्या होता है। विलयन का भार बराबर विलय का भार प्लस में विलायक का भार होता है स्टूडेंट। ठीक है, विलय कितना है 0.37 ग्राम, विलायक को हम x मान लेते हैं, विलयन का भार कितना है 100 ग्राम। तो x बराबर क्या गया, हमें विलायक का भार निकालना है, 100 माइनस में 0.37 ग्राम, यह आ जाएगा 99.63 ग्राम। ये विलायक का भार आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जानते हैं क्योंकि विलायक में हम जब विलय मिलाते हैं तो हिमांक में कमी हो जाती है, हम ये जानते हैं। जैसे जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, लेकिन जब जल में हम NaCl विलय मिला देंगे तो अब ये माइनस में चला जाएगा, यानी हिमांक में और कमी हो जाएगी। तो हिमांक में कितनी कमी होगी उसे हम डेल्टा TF से शो करते हैं। और कमी कैसे ज्ञात करेंगे, तो विलायक का हिमांक ज़्यादा होता है, जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री ज़्यादा है, और विलयन कब बनेगा, जब इसमें NaCl विलय मिला देंगे, और ज़्यादा माइनस में चला जाएगा विलयन का हिमांक। तो विलायक का ज़्यादा है क्योंकि विलयन का तो और माइनस में चला गया, 0 से भी माइनस में चला गया। तो हिमांक में कितनी कमी हुई, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे ना, तभी तो पता पड़ेगा। ज़्यादा कौन है, विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक ज़्यादा है और विलयन का कम है, तो विलयन का हिमांक घटाएंगे हम, कितनी कमी होगी वो पता पड़ जाएगा। तो डेल्टा विलायक का हिमांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, और माइनस क्वेश्चन में दे रखा है विलयन का हिमांक 0.23 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 0.23 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हिमांक का अवनमन आ गया, हिमांक में होने वाली कमी आ गई। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गई। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास दे रखा है हिमांक अवनमन का सूत्र डेल्टा TF बराबर 1000 KF W0 बटे में M0 कैपिटल W। ये M0 विलय के अनुभार है, इससे तो निकालना है, इसको तो यहाँ लेके आओ और इसको नीचे लेके आओ। तो क्या बना है स्टूडेंट, M0 तो निकालना है हमें, प्रेक्षित अनुभार निकालना है। तो 1000 सूत्र आया, 1000 KF का मान दे रखा है हमें क्वेश्चन में 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और विलय W0 विलय का भार कितना दे रखा है 0.37 ग्राम NaCl।
बटे में डेल्टा टी एफ नीचे आ गया, m0 यहाँ आ गया, डेल्टा टी एफ नीचे आ गया, और डेल्टा टी एफ का मान कैसे निकालेंगे? विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटाएंगे। विलायक जल है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और विलयन का दे रखा है माइनस 0.23 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा टी एफ का मान आ गया प्लस 0.23 डिग्री सेंटीग्रेड गुणा में विलायक का भार, कैपिटल W विलायक का भार, और विलायक का भार आ गया 99.63 ग्राम। ये कैलकुलेशन करोगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 30। ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, आप भी कर लेना। ये आएगी 30, यानी कि प्रेक्षित अनुभार, विलय का प्रेक्षित अनुभार आ जाएगा 30। हम जानते हैं कि वन ऑफ गुणांक जो होता है I, अनुभार के केस में वैसे तो वन ऑफ गुणांक होता है प्रेक्षित मान बटे में सैद्धांतिक मान, लेकिन अनुभार या मोलर द्रव्यमान में मैंने बता दिया था, क्योंकि अणुसंख्यिक गुणधर्म मोलर द्रव्यमान के अपोजिट होते हैं, ये बता दिया था। तो वन ऑफ गुणांक अनुभार के केस में होगा, वैसे तो प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक होता है, लेकिन अब सैद्धांतिक ऊपर चला जाएगा, सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रेक्षित अनुभार। अनुभार के केस में सैद्धांतिक ऊपर और प्रेक्षित नीचे, वैसे प्रेक्षित मान ऊपर होते हैं और सैद्धांतिक नीचे होते हैं, लेकिन अनुभार के केस में सैद्धांतिक मान ऊपर और प्रेक्षित नीचे। प्रेक्षित अनुभार, प्रेक्षित अनुभार NaCl का सैद्धांतिक होता है 23 सोडियम का, क्लोरीन का 35.5, सैद्धांतिक होता है सूत्र से 58.5, और प्रेक्षित हमने अभी निकाला है m0 30, तो यह आ जाएगा 1.95। ये इसका वन ऑफ गुणांक का माना गया। अब हम जानते हैं वियोजन की मात्रा, क्योंकि NaCl टूटता है Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, यानी N कितने कणों में टूटा? 2 में, तो N का मान 2। तो वियोजन की मात्रा हमने अभी सूत्र व्युत्पन्न किया था, अल्फा बराबर I-1 बटे में N-1। I का मान आ गया हमारे पास 1.95 -1, N कितने में टूटा है? 2 कणों में, तो 2 - 1, तो 1.95 से मैं एक घटाया तो 0.95। ये वियोजन की मात्रा आ गई, या 95%, ये वियोजन की मात्रा आ गई। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। 0.95 या 95% वियोजित हो जाएगा, 5% नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम। एक वायुमंडलीय दाब पर एक एटीएम दाब पर ग्लूकोज का 12 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 100 ग्राम जल में मिलाया गया है। इसको 100 ग्राम जल में इसको मिलाया गया है, तो विलयन किस ताप पर उबलेगा? विलयन किस, एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, मैं मोबाइल स्टैंड ठीक कर लूं। एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, एक एटीएम दाब पर 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो विलयन किस ताप पर उबलेगा? यदि Kb का मान 0.513 केल्विन किलोग्राम पर मोल हो, ठीक है, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक दे रखा है 0.513 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है स्टूडेंट, हमें विलय दे रखा है, विलय का भार, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विलय का भार दे रखा है 12 ग्राम, विलय का अणुभार C6H12O6 का अणुभार निकालना है, इसका 12 होता है 12×96, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 16 छिक,
16 को 6 से गुणा कर देंगे तो ये 180 आ जाएगा। 16 गुणा में 6, 6 छंगड़ा 36, 6 कम 6 और 3, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 6 और 2 8, ये टोटल मिला के 12 गुणा में 6, 6 दूनी 12, 1 6 कम 6 और 1 7, 12 6 72 आएगा स्टूडेंट। 72 और हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 96। तो ये टोटल करेंगे तो 6 और 2 8 और 2 10, 1 हासिल, 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 7 18, 180 अणुभार आ जाएगा। ये ग्लूकोज का अणुभार 180 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ शुद्ध विलायक जल है, विलायक का भार दे रखा है, जल का भार दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। शुद्ध विलायक में विलय मिलाते हैं तो हम ये जानते हैं विलयन बनता है, और विलयन का क्वथनांक हमेशा ज़्यादा होता है, वास्तव कम होता है लेकिन क्वथनांक ज़्यादा होता है शुद्ध विलायक से। तो डेल्टा टी बी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि जो होगी कैसे निकालेंगे? विलयन में से, विलयन के क्वथनांक में से, विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को हटाएंगे, क्वथनांक घटाएंगे। विलयन का क्वथनांक T है और विलायक का क्वथनांक TB है, तो डेल्टा TB हमें निकालना है। इसका तो मान ज्ञात करना है किस ताप पर उबलेगा विलयन, और विलायक जो जल है इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री से, ठीक है। अब हम डेल्टा TB निकालेंगे, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। फॉर्मूला है हमारे पास 1000 kb W0 बटे में M0 गुणा में कैपिटल W, ठीक है स्टूडेंट। ये मान 1000 है, kb का मान आ गया 0.513, विलय का भार W0 दे रखा है 12, M0 अणुभार हमने निकाल लिया ग्लूकोज का 180, और ग्लूकोज का भार कैपिटल W दे रखा है 100 ग्राम। ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.34 आ जाएगा डेल्टा टीबी का मान डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। अब हमारे पास क्वथनांक में होने वाली वृद्धि आ गई 0.34। अब 0.34 आ गया तो हमारे पास क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई? डेल्टा टीबी बराबर T माइनस में 100, ये आ गया 0.34, हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया है। विलयन किस ताप पर उबलेगा तो T निकाल लेंगे, T बराबर आ जाएगा 0.34, पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा विलयन 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एक न्यूमेरिकल समझाया आपको। अब हम बात करते हैं परासरण दाब का निर्धारण करना है, एक प्रयोग है, परासरण दाब का निर्धारण करना है हमें। उसके बाद ये चैप्टर यूनिट सेकंड खत्म हो जाएगी, उसके हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। इसके न्यूमेरिकल्स हमने आपको PDF सेंड कर दी है, वो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स बुक के पीछे हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए, उनसे ही रिलेटेड है। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उससे संबंधित आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, परासरण दाब का निर्धारण, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, परासरण दाब का निर्धारण। परासरण दाब का निर्धारण एक विधि है, बर्कले एंड हार्टले विधि, हार्टले विधि। ये परासरण दाब निर्धारण की वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में एक विधि दे रखी है, परासरण दाब निर्धारण की विधि है बर्कले और हार्टले विधि, ठीक है स्टूडेंट। कैसे परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर का डिटर्मिनेशन करते हैं, उसकी रीडिंग को हम नोट करते हैं। उसका एक प्रैक्टिकल है कि एक पोर्सिलीन का एक पात्र होता है, पोर्सिलीन, एक पोर्सिलीन का पात्र होता है,
ये कांच का ही एक टाइप है और इसमें बेलनाकार पात्र होते हैं। इसके अंदर इसके 3 चैम्बर या 3 भाग होते हैं। ये कांच की नलियां होती है। मध्य भाग जो होता है बेलनाकार, इसमें विलायक भरा होता है और इसके ऊपर और इसके नीचे विलयन भरा होता है, विलयन, और नीचे भी विलयन। ठीक है, मध्य में विलायक होता है और ये कांच की नलियां होती हैं। इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड को भर दिया जाता है, कॉपर फेरोसाइनाइड को भर दिया जाता है इस कांच की नलियों में, जिससे ये एसपीएम का काम करता है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड भर दिया जाता है, कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, ऊपर एक पिस्टन लगा दिया जाता है, यहाँ से एक दाब मापी होता है और ऊपर एक पिस्टन लगा दिया जाता है स्टूडेंट। एक पिस्टन है, यहाँ लगा दिया जाता है ऊपर, ये दाब मापी है, ये तो है पिस्टन और ये दाब मापी है, दाब को नोट करता है। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट विलायक से यहाँ से निकलती है केश नली, इसमें जल भरा होता है, केश नली, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है स्टूडेंट, ये पोर्सिलीन का पात्र है, पोर्सिलेन का पात्र। ठीक है स्टूडेंट, कुछ समय पश्चात जब परासरण होगा तो हम जानते हैं कि परासरण में विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर एसपीएम के द्वारा अभिगमन करते हैं। तो ये विलायक के अणु विलायक से शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अभिगमन करेंगे एसपीएम के द्वारा, जिससे ये पिस्टन जो है ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा और केश नली में जो वाटर का जो लेवल है वो नीचे आ जाएगा, केश नली में वाटर लेवल नीचे आ जाएगा और ये पिस्टन जो है ऊपर की ओर विस्थापित होगा, क्योंकि विलायक से शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर जाएंगे तो ये पिस्टन को धक्का देंगे और पिस्टन ऊपर की ओर खिसकेगा, विस्थापित होगा। ठीक है स्टूडेंट, और केश नली में जो वाटर का लेवल है वो नीचे आएगा, डाउन आएगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये खाली होगा, ये स्थान ऊपर जा रहा है यहाँ का पानी, तो ये नीचे आएगा, यहाँ से आता जाएगा वो पानी। अब हम इस पिस्टन पर बाहर से क्या एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं? इस पिस्टन पर लगाया गया एक एक्सटर्नल प्रेशर या भाय दाब, वह भाय दाब, एक पिस्टन पर लगाया गया वह भाय दाब या एक्सटर्नल प्रेशर जो इस परासरण की क्रिया को रोक दे, यानी कि ये जो जल केश नली में वाटर लेवल नीचे आ रहा है, ये पुनः वाटर लेवल अपने पूर्व ऊंचाई पर ही आ जाए। इस एक्सटर्नल प्रेशर द्वारा, वह एक्सटर्नल प्रेशर जिसमें केश नली में वाटर का लेवल पूर्व के समान आ जाए, ये जो डाउन हुआ था ये पहले जैसा हो जाए, पूर्व स्थिति में आ जाए, पहले के समान हो जाए, पूर्व ऊंचाई पर आ जाए, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर हम दाब मापी में नोट कर लेते हैं, वो रीडिंग, उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले एक पोर्सिलेन का पात्र है, दोबारा समझें, मध्य में एक बेलनाकार पात्र में विलायक भरा हुआ है, दोनों तरफ कांच की नलियां हैं, उसमें कॉपर फेरोसाइनाइड भर दिया गया पाउडर फॉर्म में, जिससे ये एसपीएम का काम करेगी, ये नलियां एसपीएम का काम करेगी। परासरण होगा तो विलायक के अणु विलयन की ओर जाएंगे, जिससे पिस्टन ऊपर की ओर विस्थापित होगा और ये वाटर लेवल केश नली में नीचे आएगा। पिस्टन पर लगाया गया वह एक्स्ट्रा प्रेशर, जिससे केश नली में वाटर का जो लेवल है दोबारा वैसे का वैसा हो जाए जो पहले जैसा था, तो उसे हम दाब मापी से नोट कर लेंगे उस रीडिंग को, उसे ही कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये विधि है बर्कले और हार्टले विधि। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ये सॉल्यूशन जो है हमारा, ये यूनिट सेकंड यहीं समाप्त होती है स्टूडेंट। इसके बाद हम सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पूछने हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।